कितना परेशान थी अविनाश की तृषा। वो नहीं समझ पाए थे अब तक शायद उसे ठीक से। हाँ, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, मगर इतना ज़्यादा। वो जैसे ही अभी शावर लेकर बाहर की तरफ आए थे, तृषा की तरफ देखकर ही उनकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगी थी कि वो कितना ज़्यादा घबरा रही थी अपने दिल की बातों को बताने में। अंदर से कितना ज़्यादा डरी होगी वो, और इतने सालों का दर्द छुपा कर रखी थी। न जाने क्या बीती होगी उसके दिमाग पर, उसके दिल पर। और इतने सारे प्रेशर के साथ पढ़ाई करना कोई मामूली बात थोड़ी ना थी। इस वक्त तृषा उन्हें मासूम सी बच्ची नजर आ रही थी, और वो प्यार से अपनी मासूम सी बच्ची के गालों को हल्का हल्का पिंच करते हुए कहते हैं, मुझे ऑफिस निकलना होगा तृषा। आई अंडरस्टैंड कि आपको मेरी ज़रूरत है, पर इस वक्त जाने दो मुझे, जल्दी वापस आऊँगा। अरे बोलकर वो उसके फोrehead पर प्यार से किस करते हुए कपड़े पहन करके प्रॉपरली तैयार होते और फिर बाहर की तरफ निकल गए थे। वैसे तो उन्हें खाने के लिए रोका गया था, मगर अविनाश का ध्यान इस वक्त खाने पर कैसे ही होता है। आज तो ऑफिस में भी अविनाश बहुत ही ज़्यादा टेंस नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से आज सबकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और वहीं उनका असिस्टेंट मिस्टर दानिश, जो कि इस वक्त अपने फ़ोन पर लगा हुआ था, हल्का हल्का स्माइल करते हुए इस वक्त वो मृदुल से बात कर रहा था। तुम बहुत बुरी हो गए हो, मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, एक बार ट्राई तो करो, अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम होगी सुनती नहीं हो मेरी कोई बात। दूसरी तरफ से मृदुल कहती है, अभी ना ये सब बातें नहीं करते हैं, और अब तो रात में आएंगे कि इस टाइम ये सारी बातें करके आप मुझे बेचैन कर देंगे, और फिर मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जैसे दानिश इसके जवाब में कहता है, ऐसे कैसे नहीं पसंद है, तुम्हें तो पसंद करना पड़ेगा, और तुम बीवी। तभी अविनाश, जो कि अचानक ही उसके ठीक पीछे खड़े थे, ऐसा उसे सामने की तरफ नजर आ जाता है। लेकिन अविनाश अभी नहीं आए थे, वो तो काफी टाइम से खड़े थे और उसकी फालतू सी बकवास सुने जा रहे थे। तभी दानिश, जो कि फोन को यूं ही अपने कानों पर लगाए हुए कहता है, अविनाश सर। ये सुनते ही मृदुल कहती है, क्या 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 बोल क्या रहे हैं आप? अविनाश सर के साथ ये सब करना है आपको? दानिश कहता है, हाँ अविनाश सर। ये सुनते मृदुल कहती है, आप वो बेड वाला सीन क्रिएट करने की बात कर रहे थे, अविनाश सर कहाँ से आ गए बीच में? छी, आपकी उन पर गंदी नजर है। ये सुनते दानिश कहता है, हाँ हाँ नजर, उनकी नजर है मुझ पर। ये सुनते मृदुल कहती है, हाँ शिट, उनकी भी नजर है आप पर, मतलब आप दोनों का वो सब चलता है। दानिश जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, तो तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं रखता हूँ हाँ, वरना मैं मारा जाऊँगा। और ये बोलकर कि वो जल्दी से फ़ोन को रखते हुए जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और अपने चेहरे को जैसे अभी झुकाया था, उसका सर जाकर के अविनाश के ऑलमोस्ट ऐप से लड़ने ही वाला था। लेकिन वो तो उनका कोट था, जिसके बटन से अभी धीरे से दानिश को चोट लगी थी, जिससे वो ठीक तरीके से खड़े होते हुए कहता है, आउच आउच। अब सर हेलो। अविनाश जी सुनकर कहते हैं, ओह हेलो, अच्छा। तभी दानिश अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए कहता है कि क्या क्या हुआ सर, कुछ काम था? अविनाश, जो फ़ोन को अपनी नज़रों से काफ़ी गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, तुम पहले बात कर लो, काम तो होता रहेगा, यही कर लो जितनी गुटरगु करनी है। रात में तो तुम्हें वक्त देता नहीं हूँ मैं, रात भर तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अभी मृदुल को थोड़ा सा सुकून मिला था और वो भी फ़ोन काटने वाली थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो फिर से कानों को काफ़ी अच्छी तरीके से सचेत कर लेती है और अविनाश और दानिश के बीच की कॉन्वर्सेशन को सुनने लगती है। और साथ ही इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और खुद से कहती है, अविनाश भाई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, रात भर दानिश के साथ रहते हैं वो। ये सुनते दानिश हल्का हंसते हुए कहता है, अरे आप भी ना सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। अविनाश, जो उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा शर्म आ रही है तुम्हें, पर क्यों? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ज़रा भी शर्म आती है, तुम तो काफ़ी हद तक बेशर्म हो दानिश। मृदुल, जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ इन्हें यह भी पता है, इसका मतलब तो पक्का इन लोगों के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। जी। वही दानिश, जो हल्का हल्का पीछे होते हुए कहता है, क्या क्या कर रहे हैं सर, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, प्लीज सर नहीं मारिएगा। ये सुनते मृदुल अपने कानों को जोर से दबाते हुए कहती है, नहीं मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये क्या बोल रहे हैं लोग, हे भगवान, अगर यही सब करना था तो आपस में कर लेते, शादी क्यों की मुझसे। ये जैसे ही मृदुल ऐसे चिल्ला चिल्ला करके रोए जा रही थी और वो भी अपने रूम के थोड़े दूर के स्विंग पर आराम से झूला झूलते हुए, सारे लोग उसकी तरफ भागे भागे आ रहे थे। वीर भी आते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी,
मृदुल जो खड़े थे कहती है, मत पूछो, मुझसे कोई कुछ मत पूछो, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मम्मी जी कहाँ है? उनको तो सब पता होगा ना। वहीं दूसरी तरफ दानिश और का पीछे पीछे होते होते अचानक ही अब कुर्सी पर बैठ गया था। फोन अभी भी चालू था। तभी वीर जो फोन की तरफ देखता और फिर भागते हुए मृदुल की तरफ, जो कि इस वक्त अर्चना जी के पास जाकर के चिपक कर रोना शुरू कर दी थी, और वो फोन को अचानक ही स्पीकर पर कर दिया था क्योंकि कॉल अभी ऑन था। तभी दानिश के अचानक ही चेयर पर बैठने की आवाज आती है, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई थी। आउच! सर सर सॉरी ना सर। क्या हुआ सर? आप गुस्सा क्यों हो गए सर? आप आगे मत बढ़िए सर, मुझे डर लगता है। और सर ऑफिस है ये सुनते ही सारे लोग एकदम से अपने कान को खड़े कर चुके थे। तभी नूर जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है? कौन है ये? और इस किसकी आवाज है? ऐसे कौन कर रहा है? तभी मृदुल कहती है, मेरा तो सुहाग लुट गया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब चल रहा उन लोगों के बीच। मम्मी जी आपको तो पता होगा ना? इस बात पर अर्चना जी कहती हैं, पर यहाँ पर बात किस बारे में हो रही है? मुझे कुछ पता तो चले। और इतना रो क्यों रही हो मृदुल? तुम बताओ ना मुझे ठीक से। मृदुल कहती है, आप लोग फोन पर सुनिए, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। छी! तभी वीर को कुछ सुनाई देता है, जिससे वो सबको शांत रहने का इशारा करते हुए कहता है, हे कोई कुछ नहीं बोलेगा, 1 मिनट। और तभी विराज की आवाज आती है, यही तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ दानिश, ऑफिस है ये, और तुम्हें बहुत बुरी तरह से अब मैं पनिश करने वाला हूँ। ये सुनते युग कहता है, हाँ वो डाक वाला पनिशमेंट देंगे, वो भी दानिश भाई को? अरे मतलब भाई और दानिश भाई का? तो कहती है, मत भूलिए, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे पति ऐसे निकलेंगे मुझे नहीं पता था। ये सुनते अर्चना जी कहती हैं, अरे दानिश ऐसा नहीं है भाई। ये सुनते वीर कहता है, ओ एक्सक्यूज मी, तो आप ये कहना चाह रही कि मेरे अविनाश भाई ऐसे? आप सोचिएगा भी मत, दानिश भाई ने जरूर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, वरना मेरे अविनाश भाई किसी लड़की को देखकर ना पिघले। और वो तभी ये सुनकर ये कहता है, इसी वजह से वो किसी लड़की को देखकर नहीं पिघला था। मुझे अब समझ में आया, क्योंकि उनकी तो बुरी नजर लड़कों पर थी। अलग ही खिचड़ी पक रही थी यहाँ पर, और वो भी मृदुल के सिर्फ मिसकंसेप्शन की वजह से। ये कंफ्यूजन इतना ज़्यादा क्लियर होने लगा था क्योंकि कॉल पर सारे लोग अविराज और दानिश की बात सुन पा रहे थे। तभी अविराज जो आगे कुछ कहते हैं, जिससे वीर ने सबको शांत रहने का इशारा कर दिया था। हे सुनो, आगे कुछ बोल रहे हैं। अविराज की आवाज़ आती है, क्या कह रहे थे? बेड पर? क्या करना है तुम्हें? ले चलो तुम्हें बेड पर। ये सुनते दानिश कहता है, सर सॉरी सर, वो मैं गलती से सर, वो ऑफिस में ये सब नहीं करना चाहिए था सर। अविराज अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, ऑफिस में ये सब नहीं करते, घर पर चल के करना। अभी काम कर ले हम। दानिश तुरंत ही खड़े हुए कहता है, हाँ हाँ सर, का काम कर लेते हैं। थैंक गॉड, बच गया आज तो। तभी अविराज पीछे से कहते हैं, बचे नहीं हो तुम, मेरे कैबिन में आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। और ये बोल करके वो अपने कैबिन में जा चुके थे। वीर तुरंत ही फोन को काटता है और उसे ऑलमोस्ट झूले पर फेंकते हुए कहता है, ची 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 ची, ये सब क्या सुन लिया मैंने? ये भगवान, अब भाई को कैसे देखूंगा? तभी वो कहता है, गंदी नज़र से, अब मतलब उनकी नज़र से बचकर रहना अब। वीर तो खुद में ही सोच में पड़ गया था और जाकर के झूले पर बैठते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई अब तक कैसे थे? ये बात हमें कभी समझ में क्यों नहीं आई? और 1 मिनट, अगर ये है तो फिर त्रिशा भाभी, 1 मिनट, उन्हें उठा कर लाते, पूछते हैं उनसे कि क्या कभी उन्होंने ऐसा फील किया है कि कहीं हमारे जो भाई हैं वो थोड़े से वो हैं। तभी इस बात पर अर्चना जी कहती हैं, बस करो तुम सब, पागल कहीं के। और तभी पीछे से आरोही, जो कि अपने मुंह को काफ़ी मुश्किल से दबाए हुए हंसे जा रही थी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहती है, तो मैं जो सुनी हूँ क्या वो सच है? नहीं मतलब मुझे वैसे तो हंसना नहीं चाहिए, पर पता नहीं कि मुझे हंसी आ रही है। सॉरी यार। वो लगातार हंसी जा रही थी। तभी मृदुल कहती है, भाभी ऐसे तो ना करो ना, मुझे बुरा लग रहा है, दानिश जी भी ऐसे हैं। तभी सुन करके आरोही जो कहती है, अरे नहीं, वो क्या है ना, विराट से डर गए होंगे दानिश, इसी वजह से ऐसा कर रहे होंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि दानिश जी ऐसे हो सकते हैं। ये सुनते ही जो अर्चना जी गुस्से में कहती है, तो क्या लगता है मेरा विराज ऐसा हो सकता है?
हो ही नहीं सकता, अरे मेरा बेटा है वो। तभी नूर कहती है, मैंने क्या सुन लिया, भाई के बारे में ये सारी बातें बहन को नहीं सुननी चाहिए, गंदी बात होती है, मैं कमरे में जा रही हूँ। तभी वो कहता है, मैं तो कहता हूँ ना त्रिशा भाभी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं एक्चुअल में क्या चल रहा है, और अगर भाई ऐसे निकले तो माँ, तब तो हम माँ विराज भाई के छोटे वर्जन को कभी देख ही नहीं पाएंगे। हे भगवान, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा था कि भाई भी ऐसा कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, हम उन्हें जज नहीं करते, उनके अपने इमोशंस हैं। और जब वो यहाँ घर आएंगे ना, तो हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, सब लोग नॉर्मल रहेंगे। तभी वीर कहता है, त्रिशा भाभी को नहीं बुलाते हैं इस वक्त, वो परेशान हो जाएंगी, पहले क्लियर कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आराम से हैंडल करें। ये बात उन्हें जब पता चलेगी तो कितना तकलीफ होगा उन्हें। वही मृदुल जो बस अपने अर्चना जी यानी कि अपनी मम्मी जी के सीने से लग करके लगातार रोई जा रही थी, और वहीं अर्चना जी उसको समझाते कहती हैं, बेटा नहीं रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों नहीं है ऐसे। वहीं आरोही कहती है, हाँ सही में वो दोनों नहीं हो सकते ऐसे। वो दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब शादी भी हो चुकी है उन लोग की, अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी सुंदर बीवी मिली उन्हें, हे भगवान। सॉरी हाँ। तभी अर्चना जी कहती हैं, आरोही तुम तो अंदर ही जाओ और सीरियस मैटर में तो तुम बाहर ही मत निकला करो, कितनी हंसती हो तुम, हाँ बताओ दिख नहीं रहा मृदुल की हालत तुम्हें, अजीब अजीब से बच्चे आ गए मेरे घर पर, चलो बैठो यहाँ पर। वही मृदुल को वो थोड़े डांट लगा करके बैठाती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती हैं और उसे पानी पिलाते हुए कहती हैं, शांत हो जाओ और शाम को इस बारे में बात करेंगे, जब वो दोनों घर आएंगे ना तो उनकी एक्टिविटी से हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है या फिर नहीं, और अगर चल भी रहा है तो इतने सालों से कैसे छुपा लिया मेरे बेटे ने ये सारी बातें मुझसे। हाँ माना कि बहुत छुपा रुस्तम है, मगर इतना ज्यादा। लगभग रात के वक्त आज सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अविराज और दानिश के रिलेशन को देखने के लिए कि आखिर इन दोनों में क्या माजरा चल रहा है और क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों। इस वक्त कोई ना कोई अपना ओपिनियन लगातार देते ही जा रहा था। कभी योग कहता, वही तो मैं सोचूं, दिन भर भाई दानिश 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 क्यों करते रहते हैं, शिवाय भाई में तो इतना इंटरेस्ट नहीं उन्हें, क्योंकि शिवाय भाई शायद ऐसे नहीं होंगे तो इस वजह से शिवाय भाई से प्रॉब्लम होगी उन्हें। रात रात भर दानिश भाई के साथ रहते थे, हो जाता है, मन ही तो है, मचल जाता होगा। अब तो मुझे किसी की नज़र पे भरोसा नहीं रह गया। और ये बोलते हुए वो वीर की तरफ देख रहा था। तभी वीर गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, तुझे देख करके कौन मचलेगा, तुझे देख करके जी मचलेगा नहीं बल्कि उल्टी आ जाएगी इंसान को। फाइनली अब अविराज और दानिश के टक टक की आवाज़ अब पूरे मेंशन में गूंजना शुरू कर दी थी, क्योंकि सब लोग शांत हो गए थे जैसे उन लोग की गाड़ी मेंशन के अंदर एंटर हुई थी। फाइनली अब अविराज और दानिश की एंट्री हो ही जाती है और ऐसा लग रहा था आज अविराज और दानिश नहीं बल्कि दो सुपर हीरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं के ऊपर था। इवन त्रिशा को भी नूर उठा करके नीचे की तरफ ले आ रही थी, जिसे त्रिशा कहती है, हुआ क्या है, अचानक से आप मुझे ऐसे बुलाने आ गए, सब ठीक है ना। नूर धीरे से त्रिशा के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाभी, और आपको क्या हुआ, इतना रूखी सूखी क्यों है आप। अब आई एम सो सॉरी, कहीं आपको भी तो चोरी के बारे में पता नहीं चल गया ना। ये सुनती त्रिशा एकदम से हड़बड़ा कर खड़े होते हुए कहती है, क्या कौन सी चोरी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनती नूर कहती है, भाभी मैं आपके बारे में क्यों बोलूँगी ये सब, अरे वो खैर छोड़िए, मुझे ये सब बोलने में अजीब लग रहा है, मुझे नहीं बोलना, आप चलिए बस मेरे साथ नीचे। और अब उसका हाथ पकड़ते हुए त्रिशा को नीचे की तरफ लाया गया था और वहीं अविराज और दानिश जो कि अंदर की तरफ आ रहे थे एक दूसरे से बातें करते हुए। सो सॉरी सर, मुझे पता है सर आप नाराज़ होंगे मेरी परफॉर्मेंस से, लेकिन मैं क्या करूं सर। तभी अविराज अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, क्या करूं, जो मन चाहे वो करो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, हमेशा डिसअपॉइंट कर देते हो तो मुझे दानिश, इस वजह से तुम्हें असिस्टेंट नहीं बनाया मैंने। और तुम्हारी हरकतें, आई जस्ट हेट दैट, तुम्हारा फोकस नहीं रहता है काम पर, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते हो तुम, एंड दैट्स द ओनली फॉल्ट। अगर फोकस्ड रहोगे, अगर तुम्हारा मन लगेगा जो तुम कर रहे हो उसमें, तब जा कर के मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से बेटर करो, अदरवाइज मुझे दूसरा आदमी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अविराज की इतनी बात खत्म हुई थी, योग पहले अपने
कॉलर को अच्छे से बंद करता है और साथ ही अपने आप को ढकने की कोशिश में लग जाता है। अविराज जो दानिश की तरफ एक बार देखते और फिर बाकी लोगों की तरफ। और अभी तो दानिश अंदर की तरफ जाने लगा था अपने कमरे में मृदुल को बुलाते हुए, लेकिन मृदुल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी और फिर से रोना शुरू कर देती है। अब तो ये लोग घर में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी अर्चना जी कहती है, मृदुल मृदुल बेटा शांति से बैठो, तुम इस बारे में हम बात करते हैं ना। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी त्रिशा कहती है, क्या हो गया मृदुल दी, रो क्यों रही हैं आप? तभी मृदुल जो जोर से त्रिशा को गले लगाते हुए कहती है, बहन तुम्हारी भी जिंदगी बिल्कुल मेरी तरह हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं? मुझसे मेरे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे। मैंने बहुत प्यार किया था दानिश जी से, उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। तभी दानिश इन सारी बातों को सुनकर के एक बार अविराज की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है, क्या किया मैंने? अविराज जो उसे घूरते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता, मेरे साथ किया है क्या, जाकर के पूछो अपनी वाइफ से। और ये बोलकर वो अपने कमरे में जाते हुए कहते हैं, त्रिशा कमरे में आओ। लेकिन ये सुन करके अर्चना जी उनको रोकते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, थोड़ा देर आपको हमारे साथ बैठना होगा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। त्रिशा तो अलग ही घबरा रही थी कि कहीं उसके उस चोरी के बारे में किसी को कोई अंदाज़ा तो नहीं लग गया जिस वजह से अविराज को ये सब कुछ बताया जाएगा। और त्रिशा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थक कर आए वो, हाँ मैं भी जाती हूँ रूम में। और ये बोल कर वो जैसे अभी रूम की तरफ जा पाती, लेकिन नूर उसको रोकते हुए कहती है, नहीं भाभी, आपको इस वक्त रुकना ही होगा, कुछ ज़रूरी बात है और घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर गलती से पापा को भनक भी लगी तो। अर्चना जी खड़े होते हुए कहती है, अविराज और दानिश आप दोनों यहाँ बैठिए। दानिश समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो मृदुल से पूछता है, हुआ क्या है घर पे, और तुम इतना क्यों गंगा जमुना बहा रही हो, कुछ हुआ है क्या? मृदुल जो दानिश की तरफ ऐसे घूरी थी जैसे कि कोई शेरनी अपने भूखे शिकार को देख रही हो, और वो धीरे से कहती है, आप तो कमरे में चलिए, फिर बताती हूँ मैं आपको, आज तो इतनी पिटाई करूँगी ना आपकी। अविराज जो समझ नहीं पाते, लेकिन फिर अपने वॉच में टाइम देखते हैं और अपनी माँ की बात मानते हुए वो बस नीचे की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन अभी वो बैठे नहीं थे। अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहते हैं, क्या हुआ और इतना सीरियस क्यों है सब, और ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? तभी आरोही जी जो कि लगातार अपने मुंह को अपने हाथों से दबाए हुए थे क्योंकि उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, वह अविनाश की तरफ देखकर कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं दानिश जी, और आप दोनों के बीच का रिलेशन भी बिल्कुल नॉर्मल है, और आप दोनों के बीच आई मीन यू नो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अर्षा जी मृदुल को देखती हैं और फिर आरोही को, और उन दोनों को शांत रहने का इशारा कर देती और फिर अविराज से कहती हैं, बेटा मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आप और त्रिशा हनीमून पर कब जाएंगे? तभी ये सुनकर के अविराज जो अचानक ही त्रिशा की तरफ देखते हैं और फिर सारे लोगों की तरफ, और अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, व्हाई आई वुड नीड दैट, मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर अभी वो वहाँ से जा पाते थे। अर्चना जी कहती हैं, तो क्या आप दोनों मतलब हो गया सब? अविराज जैसे ही सुने थे वो अर्चना जी की तरफ देखकर कहते हैं, कैसी बात कर रही हैं आप, क्या बोलना चाह रही हैं? तभी आरोही जी क्लियर करते हुए कहती हैं, अरे पूछ रही हैं आप लोग की सुहागरात हो गई क्या? जैसे ही आरोही जी ने ये पूछा था, अविनाश की मुट्ठी एकदम से कस गई थी, क्योंकि इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे ऐसा कोई सवाल कैसे कर सकता है। आई मीन उनकी अपनी भाभी अपने पूरे परिवार के सामने इस तरह का सवाल कैसे कर सकती है। त्रिशा तो बस यही सोच रही थी, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ हो जाए, तूफान ही आ जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, घर गिर जाए, मेरे सर पे गिर जाए। अविराज जो एक बार त्रिशा की तरफ देखते हैं और फिर यहाँ पर बैठे सारे परिवार वालों की तरफ, और फिर धीरे से कहते हैं, अबे त्रिशा इसके लिए रेडी नहीं है। और इस बात पर अर्षा जी कहती हैं, क्यों रेडी नहीं है बेटा, आपने मना किया? तभी त्रिशा जो कि कुछ समझ नहीं पाती और बस अपने चेहरे को ना मिलाती थी, लेकिन वो क्या बोलती और क्या करती उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो कितनी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो रहे थे इन सारी बातों से। तभी अविराज जो कहते हैं, आप उससे डायरेक्टली ये बात कैसे आई मीन ये कोई बात है करने वाली, मेरा जब मन करेगा तब करूँगा मैं। और ये बोलकर वो भी वहाँ से जाते, तभी अर्चना जी कहती हैं, नहीं बेटा, आप लोग की शादी को इतना वक्त हो गया है,
मैं क्या कह रही थी कि आप लोग हनीमून पर तो जा ही सकते हैं ना। घर में अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो। ये सुनते ही अर्चना जी की तरफ अविनाश देखते हुए कहते हैं, मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किसी ने आप लोगों को कुछ मिलाकर खिला दिया जो दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई मीन येस वी आर मॉडर्न फैमिली, बट इतना ज़्यादा। और ये बोलकर वो बस अपने चेहरे को फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कमरे में जा चुके थे। तभी आरोही जो कि जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है, देखा, मुझे तो लग ही रहा था। अब देखो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है त्रिशा के साथ हनीमून पर भी जाने में। भला अपनी बीवी के साथ किसी को हनीमून पर जाने में प्रॉब्लम होती है क्या? अरे घूमेंगे, ऐश करेंगे, वो सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, है कि नहीं त्रिशा? बताओ तुम्हारा मन नहीं करता ये सब करने का? तभी त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं। आरोही जी जो कि उसे घूरते हुए कहती हैं, क्यों, तुम्हें भी यही वाली बीमारी है क्या? मन नहीं लगता क्या तुम्हारा ऑपोजिट जेंडर में? कहीं और लगा हुआ है मन? ये सारी बातों को सुनते हुए त्रिशा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो बच्ची जैसी एकदम से घबराई गई थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सब लोग अजीबोगरीब तरीके से बातें कर रहे हैं। और जैसे अभी वो कमरे में आए थे, अविनाश जो गुस्से में अपने कोट को एक साइड में ऑलमोस्ट फेंके थे, जिससे वो जाकर के त्रिशा के मुंह पर गया था और उसका पूरा मुंह कवर हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपने मुंह से उस कोट को हटाते हुए कहती है, क्या हुआ, मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हैं कपड़े, मैंने क्या किया है? अविराज उसकी तरफ जाते हैं और अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए घर में चल क्या रहा है। कैसी बातें कर रहे थे ये लोग, और हम लोग के हनीमून के बारे में इन लोगों को क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्या तुमने कुछ कहा है इस बारे में? तुषा कहती है, आपको नहीं पता, मुझे तो ये सब नहीं अच्छा लगता, मुझे तो डर लगता है ना इन सब चीज़ों से। मैं नहीं बोली सच में। तभी अविराज जो कि उसको ऐसे शर्माता हुआ देख कर कहते हैं, तुम्हारे इतने चेक्स लाल क्यों हो रहे? क्या क्या तुम्हें मन कर रहा है जाने का मेरे साथ हनीमून पर? तुषाई सुनकर जल्दी जल्दी पीछे होते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या मन करेगा, मैं क्या करूँगी? मेरी पढ़ाई लॉस हो जाएगी ना, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर अविराज जो कहते हैं, तो मैं क्या हनीमून अकेले जाऊँगा या फिर किसी और को लेकर जाऊँ साथ में? ये सुनते तुषा कहती है, किसको लेकर जाएंगे साथ में? हाँ, किसको लेकर जाएंगे साथ में? ये सुनते हैं विराज जो कहते हैं, नहीं मतलब अगर तुम्हें मन नहीं करे तो क्या मैं अकेले हनीमून तो नहीं सेलिब्रेट कर सकता ना? ऑब्वियसली मुझे किसी को तो लेकर जाना ही पड़ेगा। और तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपने पढ़ाई की? त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ फिक्र क्यों नहीं होगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है मुझे, अच्छे मार्क्स भी लाने, एग्ज़ाम भी सर पर आने वाला है, अभी हनीमून कैसे? तभी विराज उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, एग्ज़ाम के बाद चलते हैं, तब तक हमें जो भी कुछ करना है हम इसी रूम में कर लेंगे, बिकॉज ये साउंड प्रूफ है, ठीक है? ये सुनते त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाकर अभी जैसे जवाब दी थी, लेकिन फिर वो जैसे ही समझ पाई थी कि विराज ने क्या बोला है और क्या करना है रूम में, और वो ये बात पूछ भी लेती है, क्या करना है रूम में और साउंड प्रूफ से क्या लेना देना? अविराज उसके कमर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मैडम जी पढ़ाई पढ़ाई करनी है आपको बहुत ज़्यादा, MBBS कर रही हो तुम, डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें क्या लगता है कोई मजाक है? मैंने पढ़ाई की है उसकी, एंड आई नो, आंखें दर्द हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं, और अभी तो तुमने शुरुआत की है पढ़ाई की, आगे आगे देखो कितना प्रॉब्लम होगी तुम्हें। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे तो खुद के हस्बैंड ही प्रोफेसर मिल गया तुम्हें, दिन रात इतना पढ़ाऊँगा ना, इतना पढ़ाऊँगा ना। तो शायद सुनकर कहती है, बस बस बस, दूर से ही पढ़ाइए, मैं पढ़ लूँगी दूर से। और ये बोलकर वो थूक अटकते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वो अविनाश की नज़रों से बचे। पहले आते ही अविनाश के घर वालों ने कितनी बुरी तरीके से उनका मूड ऑफ कर दिया था, और अब अविनाश को थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। तो त्रिशा मैडम भागने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो अचानक ही उसके और करीब आते हुए कहते हैं, क्या बेड की तरफ क्या देख रहे हो, अभी करना है? ये सुनते ही त्रिशा जो एकदम से हिचक लेते हुए कहती है, क्या करना है? नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ पानी चाहिए मुझे। कितना ज़्यादा घबरा रही थी वो अविनाश की सिर्फ नज़रों से। अभी तक तो उसे हल्का सा भी हाथ तक नहीं लगाया था अविनाश ने। और वही वो जाकर के बेड पर बैठते हुए अपने शू को निकालते हुए कहते हैं, और मॉम मुझे तुम्हारे साथ हनीमून पर भेज रही हैं, वहाँ तो तुम्हें कहीं पैनिक अटैक ना आ जाए। त्रिशा इस बात पर पानी पीते पीते कहती है, मुझे भी यही लग रहा है कि नहीं
नहीं चाहता है क्योंकि क्या फ़ायदा हनीमून जाकर। वो ऐसा होता है कि पढ़ाई भी करनी होती है, बहुत बहुत आपको भी तो बहुत काम है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अविनाश कहते हैं, नाटक कर रही थी ना हिकअप्स का, मुझे पता है तुम्हें कोई हिचकी नहीं आ रही थी, बस मेरे सामने बहाना करती रहती हो तुम। खैर कोई बात नहीं, आज तो मेरे घर वालों ने मूड बना ही दिया है मेरा तो। तभी त्रिशा जो अविनाश की नज़रों की तरफ देखकर कहती है, पर आप तो पढ़ाएंगे मुझे ना, मैं तो बहुत अच्छे से नींद ले चुकी हूँ, तो अब मुझे नहीं सोना है, अब मैं ठीक हूँ। अविनाश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आज तो बढ़िया पढ़ाऊँगा तुम्हें, मूड भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। और तभी त्रिशा जो पूछती है, और क्या? अविनाश अपने क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैं बस चेंज करके आता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। बेचारी अभी तो इतने चैन से अपनी नींद से उठी थी, अचानक ही उसे नीचे ले जाकर के पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल गया। और अब अविनाश उसे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो एकदम से अपने माथा पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में तो कुछ नॉर्मल होता ही नहीं है। अब ये मुझे पढ़ाने के लिए इतना स्मर्क क्यों कर रहे थे? पढ़ाने ही वाले या फिर कुछ और करने वाला है? अविनाश क्लोजेट से तो बाहर आए थे, लेकिन सिर्फ अपनी ड्रेस को चेंज करके नहीं। हाँ, उनका ड्रेस कोड तो चेंज हो चुका था, लेकिन अभी अविनाश के हाथों में कैंडल था। ये देख करके त्रिशा कहती है, ये क्या कर इसका क्या करना है? हम क्या कैंडल लाइट में पढ़ेंगे? उसमें तो डिनर होता है ना, रोमांटिक डिनर। अविनाश जो अपने भवे चढ़ाते हुए कहते हैं, रोमांटिक डिनर करना है मेरे साथ, और उसके बाद रोमांस करोगी मेरे साथ? त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी आप ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ लूँगी। और वैसे भी मोमबत्ती जलाकर कौन पढ़ता है? मुझे अपने बच्चों को फालतू किस्से नहीं सुनाने की। लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती में पढ़ाई की थी मैं। ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरी बहुत फालतू सी लगती है मुझे। अविनाश उसका हाथ पकड़ते कहते हैं, तुम बैठो, कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करूँगा, और अगर तुम आंसर नहीं किए ना त्रिशा तो। तभी त्रिशा कहती है, तो अविनाश उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो ये कैंडल तुम्हारे काम आएगी। और अभी वो उसे स्टडी टेबल पर रखते, तभी वो त्रिशा को उसके कपड़े को देखते हुए कहते हैं, और स्कर्ट पहनी थी ना तुम सुबह, वही पहन लो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तभी त्रिशा कहती है, नहीं ये बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसमें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अविनाश उसे घूरते हुए कहते हैं, त्रिशा बोला हो ना, जो मैंने स्कर्ट मैंने दिया था वो पहनो। ये कौन सी पढ़ाई थी जो कि सिर्फ मिनी स्कर्ट में हो सकती है? लेकिन क्या करती त्रिशा, वो उस स्कर्ट की तरफ घूरते हुए कहती है, मुझे तो मन करे तुम्हें फाड़ कर फेंक दूँ। यही करती हूँ, फाड़ कर फेंक देती हूँ। और जैसे अभी ये बोल करके वो उसे फाड़ने की कोशिश करती है, वो लेदर का था, ऐसे थोड़ी ना त्रिशा के हाथ से फट जाता। लेकिन तभी पीछे से उसे कोई टैप करते हुए कहता है, ये लो सीजर, इससे कट जाएगा। लेकिन ध्यान से, अगर ये कट गया ना तो तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और मिनी स्कर्ट बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ यही लाया है, और अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्कर्ट है। त्रिशा कहती है, लॉन्ग तो है? अविनाश जो इस बात पर अपने चेहरे को ना में हिलाकर जवाब देते हैं, ना, मुझे लॉन्ग स्कर्ट की ज़रूरत नहीं है, मिनी स्कर्ट की ज़रूरत है त्रिशा। और अगर तुमने इसे भी फाड़ कर फेंक दिया तो कोई बात नहीं, मत पहनना कुछ नीचे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनते त्रिशा अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मुझे पहनना है, मैं पहन लूँगी, पर ऐसे क्यों पढ़ाई करनी है? तभी अविनाश कहते हैं, जब तुम काफ़ी ज़्यादा खुले खुले कपड़े में रहती हो ना तो पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, गर्मी नहीं होगी ना तुम्हें, और ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहन करके बैठोगी तो प्रॉब्लम होगी, क्यों ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये सुनते त्रिशा जो धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, हाँ तो इससे बढ़िया तो ये है कि फिर सारा कपड़े उतार कर बैठ जाओ, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। कुछ भी बोलते हैं। जैसे ये बोल करके अभी त्रिशा मुड़ी थी क्लोजेट की तरफ जाने के लिए, तभी अविनाश उसके बाजू पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ये भी दिन जल्दी आएंगे त्रिशा, प्रोफेसर हूँ, ऐसे ऐसे तरीक़ों से पढ़ाऊँगा कि पढ़ाई से प्यार हो जाएगा तुम्हें। थोड़ी देर में त्रिशा मैडम आ चुकी थी, अपने मिनी से स्कर्ट को नीचे खींचते खींचते, और अविनाश जो कि उसके लिए चेयर पहले से ही रेडी रखे थे, और वो तो चेयर पर त्रिशा को बिठा देते, लेकिन खुद नहीं बैठे थे, क्योंकि खुद वो आकर के
टेबल के पास बैठता है और तभी अपने हाथ में इस वक्त वो नोट्स लिए थे जिसे वो त्रिशा के हाथों में देते हुए कहते हैं, अब जो जो मैं बताऊंगा उस सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तुम ध्यान से पढ़ोगी और मेरी बात को सुनोगी तो इससे तुम्हारे दिमाग में जल्दी चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके? त्रिशा ये सुनकर कहती है, और आप किससे एक्सप्लेन करेंगे? आपको भी तो ज़रूरत है ना नोट्स की, आप ले लीजिए। अविराज उसको अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे, और फिर वो अपने दिमाग पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ पहले से ही नोटेड है, डॉक्टर हूँ मैं त्रिशा। और ये बोलते हुए त्रिशा जो हल्का सा अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ पता है मुझे, बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट भी है। अविराज उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, तो मैं भी बना दूंगा, डोंट वरी एंड डोंट गेट जेलस, ओके? और ये बोलकर वो हल्का सा हंसते हुए अब उसे टॉपिक क्लियर करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम पढ़ने वाले कार्डियक साइकिल। त्रिशा इस बात पर हामी भरते हुए सामने अपने नोट्स की तरफ देख रही थी। तब अविराज जो उसके नोट्स को लेते हुए कहते हैं, तो मेरी आंखों में देखो, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे कॉपी में देखोगी तो मज़ा नहीं आएगा मुझे। तभी वो उसके सामने अब खड़े होते हुए चेयर को लेते हैं और उसके बगल में बैठ करके उसके हाथों को अपने दिल पर रखते हुए कहते हैं, कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट कंप्लीट होना। मेरी हार्ट बीट समझ में आ रही है, फील हो रही है तुम्हें? त्रिशा जो अविराज के हार्ट बीट को फील करते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए कहती है, हाँ पर आपकी तो हार्ट बीट काफ़ी तेज़ लग रही है। अविराज जो त्रिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, खुद इतने प्यार से मेरे सामने बैठी हुई और पूछ रही हो कि हार्ट बीट तेज क्यों है। तभी त्रिशा कहती है, मैंने क्या किया है? अविराज जो उसके गालों को धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से हल्का हल्का रब करते हुए कहते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन जो होने वाला है शायद उसके बारे में सोच कर कि मेरे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, इसीलिए काफ़ी तेज़ है वो। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। और फिर वो एक बार कैंडल की तरफ देखते हैं जिसे उन्होंने अभी ऐसे ही बुझाए हुए रखा था और शायद वो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे जब उसे वो ऑन करेंगे, और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं त्रिशा को। हार्ट बीट कंप्लीट होने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट टर्म को समझते हैं। आर्टरियल सिस्टोल क्या होता है? जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश होता है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड बॉडी और लंग्स में जाता है। गेटिंग? त्रिशा अपने सर को बहुत ही ध्यान से बस हाँ में हिलाई थी और उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। वाकई। तभी अविराज आके उसे एक्सप्लेन करते हैं, एंड द डायस्टोल इज जब हार्ट रिलैक्स करता है और दोबारा ब्लड उसमें फिल होता है। ओके? त्रिशा सुन करके अपने सर को हाँ मिला देती है और जैसे कि उसे सब कुछ समझ में आ गया। अविराज उससे पूछते हैं, एनी कन्फ्यूजन? मैं पूछूंगा तो कन्फ्यूज तो नहीं होगी ना? त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मुझे समझ में आ गया, आगे? ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स को तो बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत सिंपल है, याद कर लो। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। कितनी होती है? त्रिशा कहती है 72 बीट्स पर मिनट। अविराज उसे आगे कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड का होता है। ओके, सो इसमें एक साउंड होता है, दैट इज लब्ड अप। ओके, दैट इज लब मीन्स जब AV वाल्व्स क्लोज होते हैं, डब मीन्स जब सिमिलर वाल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है? तो शायद इस बात पर भी बस हाँ में से रिलाई थी। अविराज जो देख पा रहे थे कि त्रिशा कुछ ज़्यादा ही फोकस लग रही है, लेकिन अविराज के चेहरे पर, उनके होठों पर त्रिशा का ऐसे ध्यान गड़ा हुआ था जैसे कि वो कॉन्सेप्ट ना पढ़ रही हो बल्कि उनके होठों को ही देख रही हो। और वहीं त्रिशा के दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था। किरण के लिप्स नेचुरली इतने पिंक कैसे हो सकते हैं? मैं तो लिप बाम लगाती हूँ तब भी इतने पिंक नहीं होते, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या करते हैं अपने होठों को लेकर? खैर मुझे क्या, लेकिन अच्छा तो लग रहा है, बाय गॉड। तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आती है, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है त्रिशा? त्रिशा सुनकर कहती है, हाँ सही, मुझे समझ में आ गया। अविराज जो उसके सामने अपनी चुटकी बजाते हुए कहते हैं, त्रिशा कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ तुमसे, कुछ समझा नहीं रहा हूँ। जैसे त्रिशा को ये सवाल उसके सामने दिखाई दिया था, वो एकदम से इधर उधर घबराते हुए कहती है, ओह शिट, मेरा ध्यान कहाँ था, मैं क्या बोल रही थी? मैं बैठ के इनकी लिप्स देख रही थी,
क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? कितने सेकंड का था? 0 पॉइंट कुछ तो था, 0.10 नहीं, 9, 5, 0.7, 8, क्या बोलूँ? अब 0 पॉइंट। अविनाश जो इस वक्त लाइटर को ऑन करते हुए त्रिशा की तरफ ही अजीब नज़रों से देख कर के अपने कैंडल्स को जला रहे थे, और तभी त्रिशा से कहते हैं कंटिन्यू, 0 पॉइंट। और फिर उस कैंडल को अपने हाथ में ले लिए थे। तभी त्रिशा कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मेरी आरती उतारेंगे कैंडल से? अविनाश उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, आरती उतारने का तो तुम काम कर रही हो ना, जो मुझे तुम पर इतना प्यार आएगा कि मुझे तुम्हारी आरती उतारने का मन करेगा। और फिर वो त्रिशा की तरफ उस कैंडल को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब इसका वैक्स तुम्हारे बॉडी पर गिरेगा ना तो बहुत पेन होगा त्रिशा। ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ तो फिर क्यों गिराना है जब मुझे पेन होगा तो? अविराज उसे कहते हैं, क्योंकि मैं वो पेन तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा ना पढ़ने में? तभी सुनकर त्रिशा कहती है, अब नहीं, मेरा तो ध्यान पूरा ध्यान आप पर था, मैं सच में कहीं और नहीं देख रही थी। अविराज जो उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और फिर उसके हाथों को लेकर के अपने धीरे धीरे जैसे भी लिप्स तक पहुंचते त्रिशा अपने हाथों को पीछे खींचने लगी थी। क्या कर रहे हैं अविराज? तभी अविनाश कहते हैं, ध्यान होठों पर रहेगा तो फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा त्रिशा? और वैसे तुम्हारे ही पति का होठ है, देख सकती हो तुम, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तभी देखना है। उसके अलावा तो तुम कभी नहीं देखती मुझे ऐसे, इतनी ज़्यादा गंदी नज़र से। त्रिशा बस अपनी थूक गटकती है और बस ये सोच रही थी, कितनी ठरकी हो गई हूँ मैं, पागल हूँ क्या? ऐसे कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं क्यों बस ऐसे ही देखने का मन कर रहा था। हाँ माना कि मेरे पति हैं, लेकिन कभी पति वाला फील ही नहीं आया इनके साथ, तो हमेशा बस डर डर के रहती हूँ उनके सामने, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकती। तभी अचानक ही त्रिशा को हल्का सा कुछ दर्द महसूस हुआ था अपने थाई के पास, और इस वक्त वो देखती है कि उसके इस वक्त बॉडी पर हल्का सा कैंडल का वैक्स गिर गया है, जिसे त्रिशा एकदम से आउच करते हुए कहती है, आउच, ये क्या कर दिया? मुझे दर्द होगा इससे। अविराज उसे कहते हैं, तुम जितने क्वेश्चंस गलत बताओगे मैं उतना ही ऊपर इस कैंडल के वैक्स को गिराऊंगा। अभी तो ये सिर्फ तुम्हारे थाई पर गिरा है त्रिशा, धीरे धीरे तुम जितनी गलतियां करोगी ये वैक्स ऊपर गिरता जाएगा। थाई से थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। त्रिशा अविराज की बातों में गुम हो रही थी। अचानक ही उसके सामने दोबारा से एक नया सवाल आकर खड़ा हो जाता है, लब साउंड किस वाल्व के बंद होने से आता है? त्रिशा जो कि अभी तक तो अविनाश की बातों में खोई हुई थी, लेकिन फिर अचानक ही वो होश में आते हुए कहती है, हाँ वाल्व के खुलने से वो कुछ तो था, वी 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 वाल्व्स नहीं, एवी वाल्व्स, हाँ एवी वाल्व्स तो था, मैं कैसे भूल गई। अविराज जो इस वक्त बस अपने मन में ये कह रहे थे, शिट कुछ ज़्यादा इजी पूछते हैं, आज तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करूँगा ना तुम क्या तुम्हारा चैट जीपीटी भी जवाब नहीं दे पाएगा। और फिर वो उससे थोड़ा और क्लोज आते हुए पूछते हैं, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है? त्रिशा जो कि इस बात को थोड़ा सा भूल सी गई थी और फिर अपना दिमाग अभी खुजलाई रही थी, तभी अविराज जो कि उसके स्कर्ट को हल्का हल्का ऊपर करते हुए उसके अब बॉडी पर हल्का हल्का वैक्स गिराना शुरू कर दिए थे, जिससे उसकी एकदम से चीख निकलती। तभी आवाज़, तुम जितना चिल्लाओगे मैं उतना ज़्यादा हर्ट करूँगा, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए मुँह के। ये सुनते हुए त्रिशा जो कि अपनी नम आंखों से कहती है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, ये क्यों कर रहे हैं? अविराज अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, डार्क रोमांस रीडर रूम है, ऐसे पेन से प्लेजर मिलता है त्रिशा, जो कि इस वक्त तुम्हें भी मिल रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ब्लड कहाँ जाता है? त्रिशा ये सुनकर कहती है, मेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, अभी मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तभी अविराज जो त्रिशा को अचानक ही उसके बाजू पकड़कर खड़ा करते हैं और खुद भी खड़े हो चुके थे, और त्रिशा को बेड पर ऑलमोस्ट पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, दैट्स गुड, इसका मतलब मुझे क्वेश्चंस का बहाना नहीं लेना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कैंडल के वैक्स गिराते हुए। ये सुनकर त्रिशा कहती है, पर ये क्यों करना है? और वो भी अपने पैरों को काफ़ी ज़ोर से दबाई हुई थी, लेकिन तभी अविराज जो कि उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहते हैं, थोड़ा अलग करो एक दूसरे को। त्रिशा सुनकर कहती है,
क्या? ये क्या बोल रहा है? मैं नहीं कर सकती। मैं पक्का इस बार ध्यान से पढ़ूंगी। एक बार और रिवाइज कर लूँ प्लीज़। उसके बाद से आप जितना क्वेश्चन करेंगे मैं सब बता दूंगी। अविराज अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना पढ़ाई में। पहले मैं तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड फील कराऊंगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम। ओके, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड, होता है तुम्हारी एज में। हाँ, तुम थोड़ा दूर करो इसे। लेकिन त्रिशा नहीं मानती। तभी अविराज, जो कि खुद उसके एक पैरों को पकड़ते हैं और फिर दूसरे, और फिर ऑलमोस्ट उसे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते हुए कहते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और फिर उसके मिनी स्कर्ट, जो कि पहले से इतना ज़्यादा छोटा था, उसे और ज़्यादा ऊपर करते हुए कहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना? त्रिशा भी कुछ बोल पाती तभी अचानक ही कैंडल का वैक्स उसके अपर थाई पर भी जाकर गिर ही गया था। और तभी अविराज, जो कि अचानक ही उसके नेवल से धीरे धीरे अपने हाथों को ले जा करके उसके टॉप को ऊपर की तरफ सरकाते हुए कहते हैं, तो कैसे मन लगेगा आपका पढ़ाई में? बताइए, क्या किया जाए आपके साथ? पनिशमेंट दिया जाए आपको? त्रिशा, जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहती है, ये अजीब सा पनिशमेंट नहीं है, अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब कुछ और मुझे मुर्गा बना दीजिए। अविराज उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, त्रिशा, मैं रोमांटिक मूड में हूँ, प्लीज़ उसे स्पॉइल मत करो। और मुझे जिस तरह पढ़ाने का मन करे मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा। और बाकी तुम्हारे फोकस, उसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दूँगा। और फिर उसकी आंखों को बंद कराते हुए अब दोबारा से कैंडल के वैक्स को गिराते, लेकिन इस बार उसके पेट के पास। और तभी अविराज, जो कि अपने आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, व्हाट इफ आई से कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा त्रिशा, क्या करोगी तुम? तभी सुनकर त्रिशा कहती है, क्या क्या कैसे कंट्रोल कैसे नहीं हो रहा? मतलब नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी। मुझे कराटे आते, मार दूंगी मैं। बगल में लैम्प भी रखा है, मार दूंगी। हाँ, अविनाश उसके ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, कितना गुस्सा करती हो, ऐसे पति हो तुम्हारा। और अगर इधर उधर हाथ लगा भी दिया तो कोई ऐतराज़ थोड़ी ना होना चाहिए तुम्हें, या फिर है ऐतराज़? और अगर है तो फिर मेरे होंठों को ऐसे क्यों देख रही थी? किस करने का मन कर रहा है? त्रिशा, जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मुझसे ऐसी बातें ना करें जनाब, ना करें, मुझे बड़ी दिक्कत सी होती है। अविराज ये सुनकर कहते हैं, दिक्कत हो रही है या फिर मज़ा आ रहा है? त्रिशा कंफ्यूज थी कि आखिर उसे वाकई क्या महसूस हो रहा है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और वह अविराज के कॉलर को धीरे धीरे अपने हाथों में कसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, पर ये काफ़ी दर्द दे रहा है। और वो इस वक्त कैंडल की तरफ देख पा रही थी, जो कि अविराज ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अविराज हल्का हल्का उससे दूर होते हुए कहते हैं, टॉप उतारो। त्रिशा ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई थी और साथ ही थोड़ा डर भी गई थी। और अविराज के चेहरे की तरफ देख कर कहती है, क्या आप बोल रहे हैं? अविराज उसे टॉप को घूरते हुए कहते हैं, उतारो इसे, आई वॉन्ट टू सी यू टॉपलेस। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं, मैं कैसे उतारूं? लाइट ऑन है। अविराज, जो त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं, इसे आई नो त्रिशा की लाइट्स ऑन है, फिर भी उतारो। त्रिशा को अब अविराज उसके कमर से ऑलमोस्ट पकड़ करके उठा दिए थे और अपने एक हाथ में यूं ही कैंडल पकड़े हुए कहते हैं, जल्दी करो। और ये बोलते हुए अविराज, जो कि लगातार त्रिशा की कभी नी पर तो कभी उसके अपर थाई पर सहलाते हुए उस कैंडल के वैक्स को गिराए जा रहे थे। तभी त्रिशा कहती है, नहीं, मुझे डर लग रहा है। अविराज उसे कहते हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तभी अविराज उसके कान के पास आते हुए काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसे डर लगना नहीं कहते, उतारो। त्रिशा एकदम से अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करती है और साथ ही अपनी मुट्ठी को भी कस के बंद करते हुए कहती है, आप खुद नहीं कर सकते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ऐसे कैसे? जैसे ही त्रिशा ने खुद ही अविराज को ये ऑर्डर दिया था, अविराज को बस यही तो चाहिए था। वो तुरंत ही त्रिशा के हुक्म को मानते हुए कहते हैं, जैसा आप कहें मैडम। और फिर वो उसके टॉप को खुद ही अपने हाथों से ऑलमोस्ट निकालते हुए उसे धीरे से साइड में रख दिए थे। और फिर त्रिशा को लेट पर पूरी तरह से लीन करते हुए धीरे धीरे अब उस कैंडल का वैक्स कभी उसके गर्दन तो कभी उसके नेक बोन तो कभी धीरे धीरे उसके चेस्ट के पास ले आकर के गिरा रहे थे, जिससे त्रिशा बस अपनी सांसों को बढ़ाए जा रही थी। तभी अविराज, जो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं,
वैसे मारना मत, मगर मुझे तुम टॉपलेस चाहिए थी। इसका मतलब जानती हो क्या होता है? तृषा अचानक अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, क्या क्या होता है? मैं और कुछ नहीं। लेकिन तभी अविराज जो कि उसके अपर इनर को देखते हुए कहते हैं, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे भी हटा दो। ये सुनकर के तृषा जो कि एकदम से अपने मुंह को खोलते हुए कहती है, आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अविराज उसको घूरते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो पाएगा? प्रोफेसर कह रहा है तुम्हारा, बात नहीं मानोगी? ओबेइंग स्टूडेंट नहीं बनोगी मेरी? तृषा सुनकर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं बनूंगी, ये नहीं कर सकती। अविराज जो कैंडल को पहले से ही साइड में रखे हुए थे और तभी वो उस कैंडल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? कि ये पूरा का पूरा कैंडल मेल्ट हो जाए और उसके बाद से मुझे तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए कुछ और यूज़ करना पड़े? इस बार ज़्यादा हार्श हो जाएगा तृषा। इससे पहले कि ये कैंडल आधा तक पहुंचे तुम उतार दो इसे। तृषा जो कि अविराज की बार बार बात को नकारने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन फिर जैसे ही वो बगल में देखती है, वो देखती है कि ऑलमोस्ट कैंडल का हाफ पार्ट अब जलकर ख़त्म हो चुका है। और अगर अविराज को गुस्सा आ गया तो वो उसके शरीर पर कुछ नहीं बचने देंगे, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से खुद को कन्विंस करते हुए उठकर बैठती है और फिर धीरे धीरे करके अपने पीछे से इनर को जैसे अभी खोल पाई थी, अविराज झटके से उसके बाजू से उसके स्ट्रैप्स को नीचे कर दिए थे और जैसे ही तृषा के बॉडी से अभी वो इनर भी साइड में जाकर के गिरा था, तृषा एकदम से अपने आप को हाथों से कवर कर लेती है और साथ ही इस बारे में सोचती है कि आखिर वो इतनी हिम्मती हो कैसे गई। अविराज क्या वाकई उसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा दिया कि अविराज की हर बातों को मानने का मन कर रहा है उसका। थोड़ा देर अविराज उसको ऐसे शर्माता हुआ देख रहे थे। हाँ ठीक है, थोड़ा देर शर्मा ले, क्या हुआ? फर्स्ट टाइम है उसका। जिस तरह से उसने खुद को सरेंडर किया अविराज के सामने, ये भी कोई बहादुरी से कम थोड़ी ना था। और फिर वो तृषा के बगल में लेटते हुए कहते हैं, ऐसे ही अगर हाथों से कवर ही करना था तो फिर मैं तुम्हारे नर्स को क्यों निकलवाता? तृषा हटाओ अपने हाथों को। तृषा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं अभी तो हो गया ना, अभी क्यों परेशान करना है? मुझे लगता है कि अब हो गया, अब नहीं। लेकिन तभी अविराज उसके हाथों को खुद ही अपने हाथों से धीरे धीरे साइड करते हुए कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरे खूबसूरत से नज़ारे को ब्लॉक कर रही हो। अपने हाथों को खुद से हटाओ या फिर मैं बहुत बुरी तरह से हटाऊंगा, और अगर मैंने हटाया तो बांध दूंगा, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। ना तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी और ना ही खुद को छुपा पाओगी। बेटर कि मेरी बात मान लो। ये सुनते ही तृषा जो कि अपने हाथों को बहुत मुश्किल से भी धीरे धीरे नीचे की तरफ करती, तभी अविराज अपने हाथ में कैंडल ले चुके थे। तृषा जो मुंह बनाते हुए कहती है, इसका क्या करना है? अविराज जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, ये बात तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं कर लूँगा, तुम बस अपने हाथों को साइड करो। अविराज के इतने बार कन्विंस करने के बाद तृषा ने फाइनली अपने दोनों हाथों को हटा तो दिया था, लेकिन रह रह करके वो अपने एक हाथ से फिर से अविराज को परेशान करने लगती, जिससे अविराज अचानक ही अपने बेल्ट को निकालते हुए तृषा के दोनों हाथों को उस बेल्ट में प्रॉपरली बांध चुके थे। और तभी कहते हैं, अब ठीक है। वो उसके कानों से ले जाकर के तृषा के हाथों को ऊपर की तरफ कर चुके थे। तभी तृषा बार बार अपने हाथों को नीचे कर पाती, उससे पहले अविराज जो अभी कैंडल के वैक्स को ऑलमोस्ट उसके चेस्ट पर गिराना शुरू कर दिए थे, जिससे उसे अजीब सा ही महसूस होता है, जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि ये उसके लिए पेनफुल है या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है उसे। वो इस मोमेंट को एंजॉय करे या फिर इस मोमेंट पर रोए। वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ये कौन सा पनिशमेंट है? मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है अभी बंद करना चाहिए आपको ये सब। अविनाश जो इस बात पर उसके चेस्ट पर ऑलमोस्ट धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, बच्चे को दर्द हो रहा है? तृषा कहती है, हाँ। अविनाश जो उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी ना दर्द दे रहा हूँ मैं तो। और फिर जैसे अविनाश की नज़र इतने प्यार से तृषा के चेस्ट पर थी, तृषा जैसे अपनी आंखों को खोली थी, वो झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है कि आखिर कोई शख्स इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो सकता है? कैसे? और वो भी उसका पति, खुद का पति, इतनी गंदी नज़र से देख रहे हैं उसे। वो बहुत ही मुश्किल से
अपनी आवाज़ को बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे वो ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद कुछ बोल पाई थी और धीरे से कहती है, वो बात नहीं करते। अविनाश को इस पर हल्की सी हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ बात इनसे। ये कैंडल चॉकलेट कलर का था, मगर त्रिशा को अंदाजा नहीं था कि ये चॉकलेट कलर का नहीं बल्कि चॉकलेट से बनाया हुआ कैंडल है, जिसे अविराज अपनी होठों से इस वक्त बहुत प्यार से अलग कर रहे थे त्रिशा के चेहरे से, जहां जहां उसके कैंडल के वैक्स गिर रखे थे। तभी त्रिशा, जो कि महसूस करती है अविराज के दांतों को इस तरह से, तो एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, दर्द हो जाएगा, नहीं करिए। अविराज, जो कि इतना प्यार से उसकी आवाज़ को सुनते हुए कहते हैं, ओ ना करूँ तो फिर ये तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह से ऐसे ही चिपक जाएगा त्रिशा, और फिर तुम्हें दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, इट्स यम, तुम टेस्ट करोगी? त्रिशा सुनकर कहती है, आप कैंडल खाते हैं, अजीब नहीं है आप थोड़े से? अविराज उसके चेहरे से धीरे धीरे कैंडल्स के उस वैक्स को उठा करके अपने होठों से ही ले आते हुए त्रिशा के होठों पर धीरे से रखते हुए कहते हैं, तुम खुद टेस्ट करो और फिर बताओ अच्छा है या नहीं। मुझे लगता है ना पहले ये इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे तुम्हारा टेस्ट मिला इसके साथ, इट्स एक्चुअली बिकेम डबल यम्मी। त्रिशा भी जैसे उसे अभी अपने होठों से लगा करके अपनी टंग तक पहुंचाई थी, वाकई इसमें तो चॉकलेट फ्लेवर था। त्रिशा कहती है, कैंडल भी चॉकलेट फ्लेवर के आते हैं? अविराज उसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चॉकलेट फ्लेवर में आती हैं, तुम टेस्ट करना चाहोगी? त्रिशा को नहीं पता था कि अविराज किस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन बस वो एक्साइटमेंट में अपने जवाब को हाँ में कर दी थी। तभी अचानक ही अविराज, जो कि प्यार से त्रिशा की चेस्ट पर अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, ज़्यादा पेन दे दिया ना इन्हें? त्रिशा, जो कि ऑलमोस्ट अब मचलना शुरू कर दी थी, क्योंकि इतने प्यार से अविराज जो उसके चेस्ट पर अपने हाथों को सहलाए जा रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी उसे, या फिर यूँ कह लें कि उसके हॉर्मोन्स अब पीक लेवल पर जा ही रहे थे। अविराज जो कहते हैं, क्या हुआ, इतना पैर क्यों हिला रही हो, दिक्कत हो रही है क्या? ओह हाँ, तुम्हारी थाई पर भी तो गिरा है ना, रुको। और फिर जैसे अभी उसके थाई पर अविराज के होंठ पहुंचे थे, त्रिशा जोर से अभी आवाज़ लगा पाती, तभी अविराज उसको घूरते हुए कहते हैं, कुछ भी बोला तो जान लेना, अच्छा नहीं होगा, शांति से, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चिल्लाने की कोशिश की तब तो जान ही लेना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। त्रिशा, जो कि थोड़ा धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हुए अविराज की तरफ देख रही थी कि वो किस तरह से इतना पैशनेटली उसके लगे थाई पर सारे चॉकलेट के कैंडल्स के वैक्स को अपने होठों से ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर कर रहे थे, और जिस तरह से वो उसे क्लीन कर रहे थे, त्रिशा धड़ाम से पूरी तरह से पिलो पर अपने सर को गिराती और खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए कहती है, तो इसका मतलब ये ऐसे मुझे खाने वाले थे, ओह। और फिर वो पूछ भी लेती है, इसी को खाना कहते हैं? अविनाश भी इस बात पर धीरे धीरे उसके थाई के सारे कैंडल के वैक्स को हटाते हुए अब जैसे अपने चेहरे को ऊपर की तरफ लाते हैं, वो अपने सर को हाँ में लाकर उसका जवाब दिए थे, इसे ही कहते हैं वाइफ को खाना, लेकिन अभी अच्छे से नहीं खाया मैंने तुम्हें, वो मैं कभी और करूँगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है, राइट? तो शाही सुनकर कहती है, हाँ इतना काफ़ी है। ऐसा लगता है जैसे कि वो पूछ रही हो और अभी तो उसका मन ना भरा हो। अविराज उसकी गालों को खींचते हुए कहते हैं, पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, फोकस्ड हो गई है या फिर अभी और फोकस करना पड़ेगा तुम्हें? तो शायद सुनकर कहती है, नहीं मैं ठीक हो, अब ध्यान दूंगी। अविराज ने उसे काफ़ी ज़ोर से कदल तो करना चाहा था, लेकिन त्रिशा ने अपने हाथों से खुद को कवर कर रखा था, जिससे अविराज भी उसे और ज़्यादा फोर्स नहीं करते। हाँ ऑब्वियसली अब पहली बार था उसके लिए सब कुछ, तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और शायद वो फील हो ही रहा होगा, जिससे उसे अब अविराज टॉप देते हुए कहते हैं, पहन लो और आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये बोल करके वो अब उसे दोबारा से चेयर पर बिठा चुके थे, लेकिन अब अविराज कोई कैंडल नहीं बल्कि स्टिक लेकर बैठे हुए थे कि गलती से भी अगर त्रिशा का ध्यान उसकी पढ़ाई से इधर उधर हुआ तो उसे पिटाई पड़ जाएगी।